चलिए अब जरा हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स देखिए, ठीक है। अब हेनरी लॉ में यस सर। पहला क्वेश्चन देखिए हेनरी लॉ पे बेस्ड। अनन्या पढ़ो जरा। Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. अब देखिए यहाँ पर हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 दिया हुआ है, मतलब KH Yes sir. कितना दिया हुआ है, 1.67. कितना दिया हुआ है 1.67. पास्कल। यूनिट भी ध्यान दीजिएगा, जो में KH दिया हुआ है यानी हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है वो पास्कल में गिवन है, ये ध्यान रखिएगा पास्कल में है, ठीक है। Yes हमें sir. फाइंड करना है क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, यानी CO2 कितना प्रेजेंट है या कितना डिजॉल्व है, अमाउंट ऑफ CO2 dissolved in 500 ml of water। सोडा वाटर मतलब वही कंटेनिंग CO2। Yes sir. बेसिकली ये 500 ml वाटर का अमाउंट हो गया। When packed Yes under sir. 2.5 atm CO2 प्रेशर, यानी ये जो CO2 डिजोल्व किया गया वो कितने प्रेशर पे डिजोल्व किया हमने, 2.5 atm. तो अब प्रेशर ऑफ गैस जो हमने रखा हुआ है इस डिजोल्यूशन में वो 2.5 atm रखा है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो प्रेशर गैस का प्रेशर है वो atm में है, और जो हेनरी कांस्टेंट गैस का दिया है वो किस में दिया हुआ है, Pascal में हाँ। तो न्यूमेरिकल नहीं हो सकता जब तक हम यूनिट्स कन्वर्ट ना करें। या तो हम KH में जो KH की वैल्यू दे रखी है हेनरी कांस्टेंट की पास्कल में, या तो उसको एटीएम में कर लें, या फिर जो प्रेशर ऑफ गैस दिया हुआ है एटीएम में उसको पास्कल में कर लें। मतलब सेम यूनिट करना चाहिए, KH में और प्रेशर ऑफ गैस दोनों में सेम यूनिट होना चाहिए, ठीक है। Yes sir. अब न्यूमेरिकल में Yes देखिए, sir. हमें ये फाइंड करना था CO2 कितना डिजॉल्व है, हमने सपोज कर लिया कि CO2 x ग्राम डिजॉल्व है, ठीक है। Yes sir. इसका मतलब CO2 के मोल्स कितने डिजॉल्व है, x अपॉन 44. 44। प्रेशर CO2 का कितना 2.5 atm, इसको हमने 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल कर लिया, क्योंकि 1 atm इज Yes इक्वल sir. टू 10 टू द पावर 5 पास्कल होते हैं। Pascal. Yes sir. KH हमें दे रखा है, इसको हमने चेंज करने की जरूरत नहीं है। अमाउंट ऑफ वाटर 500 ml है, उसको हमने 500 ग्राम कह लिया। क्यों कह लिया, क्योंकि हम बार बार वही कह रहे हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1 gram per milliliter. तो 500 ml को 500 ग्राम भी कह सकते हैं हम, ठीक है। Yes sir. अब 500 ग्राम वाटर का मतलब मोल्स ऑफ वाटर सेकंड कंपोनेंट जो सॉल्वेंट है उसके मोल्स भी हमें मिल गए। यहां से क्या होगा, हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। Yes sir. अब हेनरीज लॉ अप्लाई कर देंगे। हेनरी लॉ कहता है प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। प्रेशर ऑफ गैस इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5। KH इज दिस। मोल्स फ्रैक्शन गैस का कैसे निकालेंगे, गैस के मोल्स x अपॉन Moles of 44 gas upon total moles. अपॉन टोटल x अपॉन 44 प्लस सॉल्वेंट के मोल्स 27 अपॉन Moles of 7 yes. यहां से फाइंड किया था हमने, ठीक है। Yes sir. अब Yes यहाँ sir. पर न्यूमेरिकल्स को थोड़ा इजी करने के लिए हम डिनोमिनेटर में से x अपॉन 44 को चाहें तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं 27.78 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर हमने नेग्लेक्ट कर लिया है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, अगर हमें मैनुअली कैलकुलेट करना है Yes sir. तो हमारा डिनोमिनेटर x अपॉन 44 को डिनोमिनेटर में से हमने हटा दिया, उसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दिया, तो x अपॉन 44 न्यूमरेटर अपॉन 27.78 डिनोमिनेटर में आ गया। यहाँ से हमने x को सॉल्व कर लिया 1.810 ग्राम। Yes sir. क्लियर हो गया न्यूमेरिकल। Yes sir. फॉर्मूला बेस था, लेकिन एक चीज जो ध्यान देना है वो ये कि जब भी आप हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो KH में जो यूनिट यूज होगा प्रेशर का और जो प्रेशर ऑफ गैस दिया होगा ये दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए, Yes sir. ठीक है। Yes sir. अब देखिए एक न्यूमेरिकल और है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज दिस। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर 760 mm प्रेशर। अब यहां पर देखिए आपसे कह रहे हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी ऑफ मीथेन इज दिस, ये KH गिवन है हमें, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, Yes sir. Yes मतलब sir. KH दिया हुआ, लेकिन आगे जरा न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़िए, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट गिवन है फॉर मोलैलिटी ऑफ मीथेन, मतलब नॉट फॉर मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम गैस की सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन नहीं, इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी Molality. यूज करेंगे तब ये KH यूज करना है हमें। Yes sir. यही मतलब हुआ ना। जरा देखिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट तो दिया हुआ है, लेकिन एक चीज जो और दी हुई है वो क्या है,
हेनरीज लॉ कांस्टेंट Molality. फॉर मोलैलिटी इज दिस, मतलब ये हुआ कि जो हमारा फॉर्मूला कहता है पी ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, वो नहीं लगाना है। पी ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू Molality. मोलैलिटी लगाना, क्योंकि जो हमें के एच दिया हुआ है वो मोलैलिटी यूनिट के लिए दिया हुआ है, मोलैलिटी के टर्म्स में जब हम सॉल्युबिलिटी कंसीडर करेंगे। Yes, sir. ठीक है, अब आपको Yes, sir. सॉल्युबिलिटी बताना है मीथेन का, मतलब वही मोलैलिटी बताना है, और प्रेशर ऑफ गैस कितना है 760। ठीक है, तो समझना 760. ये जो पॉइंट दिया हुआ था फॉर मोलैलिटी, ये समझना था। अब यहाँ पर Yes, के एच हमें गिवन है, प्रेशर ऑफ गैस गिवन है, मोलैलिटी ऑफ गैस बताना है, और हमें जो के एच है वो मोलैलिटी के लिए दिया हुआ है। तो हमारा हेनरीज लॉ फॉर्मूला देखिए हमने यहाँ पर चेंज किया हुआ है। ठीक, yes, sir. फॉर्मूला हमने लगाया पी ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोलैलिटी, नॉट मोल फ्रैक्शन। ठीक है, Yes, ऐसे ही yes, अगर sir. किसी न्यूमेरिकल में हमें कह दे कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर दिस गैस फॉर मोलैरिटी इज दिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मोलैरिटी को कंसीडर करना पड़ेगा सॉल्युबिलिटी के यूनिट के लिए। Yes, sir. ठीक है, बस इसमें पूरा Yes. डेटा आपने पुट कर दिया और आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस निकालना था, मोलैरिटी के सेंस में निकाल के बता दें। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखिए, ये सारे न्यूमेरिकल बाद में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अलीना पढ़ो बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट। H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m, calculate Henry's law small m. Calculate Henry's law constant. ठीक है, अब देखो ये जो पहली लाइन है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो केवल एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है H2S की, ये नहीं भी होती तो कोई फर्क, यानी क्वेश्चन हमारा ये है इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज दिस, ये क्या गिवन है हमें, गैस की सॉल्युबिलिटी दी हुई है, Solubility. किस टर्म्स में दी हुई है, किस यूनिट में दी हुई है हमें, स्मॉल m मतलब Molality. मोलैलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज गिवन बट मोलैलिटी के टर्म्स में, यानी सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन मोलैलिटी। क्लियर? Yes, sir. मोल फ्रैक्शन नहीं, मोलैलिटी के टर्म्स में हमें वो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू दी हुई है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमें फाइंड करना है, यानी के एच फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हम के एच फाइंड करेंगे तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था वैसे हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे। जब हम के एच फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे कि ये जो के एच है दिस इज फॉर मोलैलिटी। Yes, sir. ठीक है ना, क्योंकि हम सॉल्युबिलिटी के लिए भी मोलैलिटी का यूज कर रहे हैं। कहीं पर प्रेशर ऑफ गैस दिया हुआ है सर STP से कैलकुलेट हो जाएगा STP से हमें प्रेशर 760. मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। Yes. क्लियर है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए STP का मतलब प्रेशर हम क्या ले लेंगे गैस का 180 m. ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी इज दिस, KH फाइंड करना, हमने इस इक्वेशन को यूज किया, P ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इनटू मोलैलिटी नॉट मोल फ्रैक्शन, Yes, sir. और यहां से KH मिल गया, और हमने जब अपना आंसर लिखा तो उसमें लिख दिया हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ H2S फॉर मोलैलिटी इज दिस। ठीक है, Yes, sir. एक तो ये तरीका, दूसरा एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इस मोलैलिटी को हम मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, और Yes. तब हम अपना P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, जो जनरल फॉर्म है हेनरीज लॉ का। इस मोलैलिटी को अब हम मोल फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते तो हम कर सकते थे। कैसे कर सकते थे हम इस मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन में? मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg. kg ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है। kg of solvent. तो Yes, sir. 0.195 मोलैलिटी का मतलब ये हो गया कि जो सॉल्यूट के मोल्स हैं वो कितने हैं, 0.195 मोल्स हैं सॉल्यूट के, 1.95 moles. और ये Yes, कितने में है, ये 1 kg सॉल्वेंट के अंदर है। ठीक है, Yes. Yes, sir. अब डिनोमिनेटर में जब हमें टोटल मोल्स लिखने होते हैं तो 0.195 सॉल्यूट के Yes, sir. प्लस सॉल्वेंट हमारा कितना है 1 kg है, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। 1 kg. ठीक है, grams. Yes, sir. और Yes, 1000 ग्राम का मतलब वाटर के केस में 1000/18 उसके मोल्स हो जाते हैं। yes, sir. तो हम चाहते तो इस मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस में चेंज कर लेते हैं इसके थ्रू। समझ में आया कैसे हुआ ये?
मोलैलिटी Yes, sir. 0.195 गिवन है। मोलैलिटी का मतलब ही होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब सॉल्यूट के मोल्स हम 0.195 ले लेंगे और सॉल्वेंट ले लेंगे 1 kg। Yes, sir. अगर सॉल्वेंट वाटर है तो उसके भी मोल्स आ जाएंगे 1 kg से। 1 kg मतलब 1000 ग्राम, और 1000 अपॉन 18 कर लेंगे तो उसका मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से जब हम मोल Yes, sir. फ्रैक्शन में इस डेटा को चेंज कर लेते हैं, मोलैलिटी डेटा को मोल फ्रैक्शन में कर लेते, तो तब हम वापस अपना ओरिजिनल जो हमारे पास इक्वेशन है P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, उसको भी यूज करके कर सकते थे न्यूमेरिकल को। ठीक है, Yes, sir. क्लियर? अगर किसी बुक में वैसे दिखे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, और अगर हमने वैसे नहीं किया हुआ है तो फिर हमने आंसर में एक लाइन बढ़ा दिया है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी इज दिस। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Yes, sir. अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इन सारे क्वेश्चंस को आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक Yes, है, ये क्वेश्चन यस पढ़ो जरा। सूरज है? सूरज, आदित्य, यस सर। पढ़ो सूरज नहीं है सर। क्वेश्चन पढ़ो। अनन्या पढ़ो क्वेश्चन। Yes, sir. The air is a mixture of a number of gases. The major components are oxygen and nitrogen, with approximate proportion of 20% and 79% by volume at 298 Kelvin. The water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atm. At 298 Kelvin, if the Henry's law constant for oxygen and nitrogen are 3.30 into 10 to the power 7 mm and 6.51 into 10 to the power 7 mm respectively, calculate the composition of these gases in water. अब इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ बच्चे तो वैसे सरेंडर कर देंगे, वो सोचेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन है, 5-6 लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है तो सॉल्यूशन बहुत टफ होगा, ये हमारे बस का तो है ना। अब देखिए जरा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को देखिए। पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि ये आपके पास वाटर रखा हुआ है, ठीक है, Yes, और sir. ये जो वाटर है यहाँ पर एयर है, एयर के साथ ये वाटर इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब एयर अंदर डिसॉल्व हो रहा है और एयर अंदर इवॉल्व भी हो रहा है और इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। ठीक है, Yes, sir. ये जो यहाँ पर जो एयर है इसका प्रेशर है 10 atm, यहाँ पर दे रखा है। Yes, sir. ये एयर का प्रेशर है, किसी उसके कंपोनेंट गैस का नहीं है। इसके मेजर कंपोनेंट्स में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। Yes, sir. ऑक्सीजन कितना है 20% और नाइट्रोजन कितना है 79%। 99%. ठीक, Yes, sir. अब अगर ये 10 atm प्रेशर एयर का है तो इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर हम फाइंड कर लेंगे। अगर एयर में Yes, sir. 20% ऑक्सीजन का शेयर है तो उसके प्रेशर में भी 20% ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर होगा। Yes, sir. Yes, मतलब sir. इस 10 atm का हम 20% फाइंड करेंगे तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आएगा, Yes, sir. और ऐसे ही इस 10 atm का हम 79% फाइंड करेंगे तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आएगा। तो मतलब हमें दोनों कंपोनेंट्स के मेजर जो कंपोनेंट्स हैं एयर के, उनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स आ जाएंगे। ये 10 atm है वो किसी का इंडिविजुअल नहीं है। Yes, ठीक है? sir. वो दोनों yes, sir. गैसेस के ऊपर हम इंडिविजुअली, दोनों का हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी हमें अलग से दिया हुआ है, दोनों के ऊपर इंडिविजुअली हम अप्लाई करेंगे हेनरीज लॉ, और दोनों का यहाँ Yes, पर sir. अमाउंट फाइंड कर लेंगे कि लिक्विड के अंदर कितना O2 डिसॉल्व्ड है और कितना N2 डिसॉल्व्ड, वही बताना है हमें। कंपोजिशन ऑफ गैसेस Yes. बताना इन वाटर। कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन वाटर का मतलब हो गया कि वाटर में O2 कितना है और N2 कितना है, उसका अमाउंट बताइए, वही कंपोजिशन हुआ। Yes, sir. क्लियर हो गई बात? तो हमें Yes, यहाँ पर sir. दो हेनरीज लॉ अप्लाई करने पड़ेंगे, एक बार ऑक्सीजन के लिए एक बार नाइट्रोजन के लिए। क्लियर? हमें Yes. दोनों का देखिए कि Yes. यहाँ पर KH दिया हुआ है, ऑक्सीजन का भी KH गिवन है, नाइट्रोजन का भी KH गिवन है। क्या नहीं गिवन है, वो दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर नहीं गिवन है। हमें 10 atm टोटल प्रेशर दिया हुआ है एयर का, तो हम इंडिविजुअल Yes, sir. प्रेशर्स को फाइंड कर लेंगे 20% और 79% के थ्रू। Yes, sir. ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए। टोटल एयर प्रेशर 10 atm है, इसमें से अगर हम ऑक्सीजन का प्रेशर फाइंड करेंगे तो 20% ऑफ टोटल प्रेशर होगा, यानी 2 atm। Yes, sir. mmHg में लिखेंगे तो 2 into 760 mmHg। क्यों हम mmHg में चेंज कर रहे हैं? क्योंकि जो हेनरीज लॉ क्योंकि वो कांस्टेंट KH यानी है। KH हमें दिया हुआ इन गैसेस का, वो भी mmHg में है।
Yes, sir. या तो उधर हम KH को ATM में चेंज करते हैं, Yes, sir. ठीक है ना, कोई एक को हमें चेंज करना पड़ेगा। ऐसे प्रेशर ऑफ Yes. N2 79% होगा टोटल एयर प्रेशर का, मतलब 7.9 ATM mmHg में चेंज कर लिया। KH O2 के लिए दिया हुआ है, N2 के लिए दिया हुआ है, तो पहले हमने हेनरीज लॉ अप्लाई किया फॉर O2 गैस, ऑक्सीजन के लिए अप्लाई किया P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। Yes, sir. P Yes, sir. ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करें तो ऑक्सीजन का ही P पुट करेंगे, टोटल नहीं करेंगे, यानी 2 इंटू Yes, sir. 760 इज इक्वल टू KH ऑक्सीजन का यूज करेंगे इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से ऑक्सीजन कितना डिजॉल्व है उसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। Yes, sir. ऑक्सीजन का अमाउंट वाटर में कितना है वो आ गया, किसके टर्म्स में आया, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। Mole fraction. Yes, sir. ऐसे ही नाइट्रोजन के लिए हमने अप्लाई कर दिया, नाइट्रोजन का इंडिविजुअल प्रेशर पुट किया, नाइट्रोजन का हेनरी कांस्टेंट पुट किया, नाइट्रोजन का अंदर मोल फ्रैक्शन कितना है लिक्विड में वो आ गया, ठीक है। यही कॉम्पोजिशन हो गया। कॉम्पोजिशन मतलब क्या, यही उनके इंडिविजुअल अमाउंट्स आप बताइए, वाटर में कितना है, ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, अब वो चाहे आप मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में बताइए, चाहे मोलैलिटी के, चाहे मोलैरिटी, Yes, sir. ठीक है। Yes. क्वेश्चन क्लियर हो गया। Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राशि, Yes, sir. पढ़ो क्वेश्चन। The partial pressure of ethane over a saturated solution containing 6.56 into 10 to the power minus 3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contains 5 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? समझाओ मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझाओ। अनन्या, कोई समझा पाए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछ रहे हैं। सर ये पार्शियल प्रेशर दिया हुआ इथेन का 1 बार, और सर अमाउंट ऑफ वो सोल्यूशन दिया हुआ है। नहीं, अभी आप देखिए आपके पास दो सॉल्यूशन है। तो सल्यूट दिया हुआ है, सल्यूट का मास दिया हुआ है हाँ 6.56। देखिए अभी आपसे ये कह रहे हैं कि एक किसी पर्टिकुलर कंडीशन में इथेन का इतना अमाउंट 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इतने ग्राम इथेन, इतना ग्राम इथेन जाके डिसॉल्व हुआ लिक्विड में। और ये कब डिसॉल्व हुआ, जब प्रेशर इथेन का कितना था 1 बार। जब हम इथेन का हमने 1 बार प्रेशर रखा था सरफेस के, लिक्विड सरफेस के ऊपर, तब इतना इथेन डिसॉल्व हुआ सॉल्यूशन में, ठीक है। यस सर। तो इतने ग्राम इथेन को अगर हमें डिसॉल्व करना है तो क्या प्रेशर हमें रखना पड़ेगा गैस का। यस सर। ठीक है, तो दो केस हो गए यहाँ पे। अब सीधी सी बात है, हेनरीज लॉ क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। इट्स प्रेशर। यस सर। मतलब ये हुआ कि जब आपने इतना अमाउंट इथेन का डिसॉल्व किया तो वो इसके प्रोपोर्शनल होगा 1 बार के। यस सर। तो जब आप इतना अमाउंट डिसॉल्व करोगे तो वो प्रोपोर्शनल होगा इस समय जो आपने प्रेशर रखा होगा, मतलब P मान लेते हैं। यस सर। इसी बात है कि जो M अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस P। यस सर। यही हेनरीज लॉ है। यस सर। अब देखिए केस 1, इतना गैस डिसॉल्व है कब, जब 1 बार प्रेशर आपने रखा था। सेकंड केस में आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हम इतना गैस रखना चाहते हैं, इतना गैस डिसॉल्व करना चाहते हैं इथेन का, तो प्रेशर कितना रखें हम, ठीक है। यस सर। तो हेनरीज लॉ सीधे से कहता है कि जो सॉल्युबल अमाउंट ऑफ गैस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। यहाँ पर सॉल्युबल अमाउंट कितना है 6.56 into 10 की पावर -3। यस सर। और यहाँ प्रेशर कितना था 1 बार। 1 बार। ठीक है, दिस Yes, 6.56, this value, this 6.56 into 10 की पावर -3 is proportional to 1 and this amount Bar. will be proportional to x। इस समय जो प्रेशर Yes, था, sir. ठीक है। यस सर। तो हमने दोनों को प्रोपोर्शनेट कर दिया, रेशियो निकाल लिया, x की वैल्यू आ गई। यानी इस समय आपको 7.62 बार प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा इतना अमाउंट डिसॉल्व करने यस के लिए। यस। सीधी सी बात है, सीधा एक स्टेटमेंट है, सॉल्युबल अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। जितना sir. अमाउंट आप डिसॉल्व करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रेशर रखेंगे। तो मतलब ये हो गया कि m1/m2 इज इक्वल टू p1/p2। यस सर। ठीक है, यानी जो रेशियो आप उनके गैस के प्रेशर पे रख रहे हैं उसी रेशियो के अकॉर्डिंग उनका अमाउंट अंदर डिसॉल्व होगा।
Yes, sir. ठीक है, तो जब आप P1 प्रेशर रख रहे हैं उस पे M1 डिसॉल्व हो रहा है, P2 रखेंगे तो M2 डिसॉल्व होगा, तो इसका और क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है तो इसका मतलब P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। M2. ठीक है, Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। If N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 K bar. ठीक है, आप N2 को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, आपसे पूछा हाउ मेनी मिलीमोल्स, कितने मिलीमोल्स N2 डिसॉल्व होगा इन 1 लीटर वाटर। Assume that N2 exerts a partial pressure of this and Henry's law constant of N2 is, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको KH Henry's law constant मतलब KH गिवन है, Yes, N2 sir. का पार्शियल प्रेशर 0.987, आप प्रेशर ऑफ गैस भी गिवन है आपके पास, वाटर 1 Yes, लीटर sir. है, N2 के कितने मिलीमोल्स होंगे यही बताना है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. बहुत इजी क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला बेस्ड है। हमने मान लिया मिलीमोल्स ऑफ N2 जो हमने डिसॉल्व किया वो X किया है। Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान दीजिए मिलीमोल्स हमने एज्यूम किया, मोल्स नहीं एज्यूम किया है। Yes, sir. और ये N2 किस में डिसॉल्व किया है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना था 1 लीटर यानी 1000 ml मतलब 1000 ग्राम। 1000 ml को 1000 Yes, ग्राम क्यों लिखा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम पर ml। Yes, sir. उस 1000 ग्राम को हमने वाटर के मोल्स में चेंज कर लिया 1000 अपॉन 18। Yes, sir. वाटर के मोल्स को 1000 से मल्टीप्लाई करके मिली मोल्स में चेंज कर लिया। Yes, sir. 1000 अपॉन 18 मोल्स थे, Yes, sir. Yes. इंटू 1000 किया तो मिली मोल्स हो गए वाटर के। मिली मोल्स में क्यों चेंज किया, क्योंकि सॉल्यूट का भी मिली मोल्स ही है हमारे पास। Yes, sir. ठीक है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स या सॉल्यूट के मिली मोल्स अपॉन टोटल मिली मोल्स, है ना? Yes, sir. या तो हम N2 Yes. के मिली मोल्स की जगह N2 के मोल्स एज्यूम करते हैं, Yes, sir. और अगर N2 के हमने मिली मोल्स एज्यूम किए तो वाटर के भी यानी सॉल्वेंट कंपोनेंट के भी मिली मोल्स ही फाइंड करने पड़ेंगे हमें। Yes, sir. ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। प्रेशर ऑफ N2 गिवन है, KH ऑफ N2। अब देखिए प्रेशर N2 का गिवन था बार में, Yes, sir. और KH हमें गिवन था किलो बार में। Yes, sir. तो फिर यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा हमें, KH हम चेंज कर लेंगे इंटू 1000 करके बार में आ जाएगा। Yes, sir. इससे क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस और KH दोनों बार में हो गए, सेम यूनिट में हो गए। Yes, sir. अब प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। प्रेशर गिवन था, KH हमने चेंज कर लिया बार में, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स या मिली मोल्स ऑफ Yes, गैस sir. अपॉन टोटल मिली मोल्स। Yes, sir. तो मिली मोल्स N2 के X, टोटल मिली मोल्स X प्लस वाटर के मिली मोल्स। Yes, sir. यहाँ से X को सॉल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल को इजी करने Yes. के लिए आप चाहें तो डिनोमिनेटर में X को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। Yes, sir. डिनोमिनेटर में X को या सॉल्यूट के मोल्स को आप नेग्लेक्ट कर लीजिए, X की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, Yes. एग्जैक्ट Yes, आंसर sir. चाहिए तो आप नेग्लेक्ट मत करिए। Yes. क्लियर हो गया? तो ये हेनरीज लॉ Yes, के sir. कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। अब हेनरीज लॉ में देखिए एक कर्व भी है प्रेशर ऑफ गैस और गैस की सॉल्युबिलिटी पे। तो हमने क्या करते हैं, प्रेशर गैस का बढ़ाएंगे, गैस की प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी का फैक्टर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी अगर प्रेशर बढ़ाएंगे। तो डायरेक्ट रिलेशन दिखेगा। आप देखिए जैसे जैसे हम गैस का प्रेशर बढ़ा रहे हैं उसकी सॉल्युबिलिटी या उसका मोल फ्रैक्शन गैस का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा आपको अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वर्सेस प्रेशर ऑफ गैस को फाइंड करें। डायरेक्ट रिलेशन हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हेनरीज लॉ है। अब हेनरीज लॉ में एक चीज और, ये बहुत सारी गैसेज है जिनका KH गिवन गया है। तो अच्छा एक बात और समझिए, जो ज्यादा सॉल्युबल गैस होगा उसका KH क्या होगा। देखिए आपने क्या कहा, P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू सॉल्युबिलिटी, यही कहा ना। Yes, sir. ये सॉल्युबिलिटी चाहे हम जिस टर्म में बोले, चाहे हम इसको मोल फ्रैक्शन में लिखें, चाहे इसको मोलैरिटी के में लिखें, चाहे मोलैरिटी में लिखें, बट यही मतलब, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू, अगर हम इस KH को यहां से हटाएं तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू P अपॉन KH होगा। Yes, sir. यानी किसी भी गैस के हेनरी कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी में कैसा रिलेशन है, Inverse relation. मतलब जिस गैस का KH हाई होता है आप समझ जाओ कि वो गैस लेस सॉल्युबल होगी, Yes, sir. है ना। अगर मान लो हमारे पास 3-4 गैसेस है और उनके KH वैल्यू गिवन है, तो जिसका KH सबसे कम होगा इसका मतलब, और सेम प्रेशर अगर हम सबको
सेम प्रेशर पे सबको डिसॉल्व करना चाहें, जिसका KH जितना कम होगा वो ज्यादा डिसॉल्व होगी। Yes, sir. तो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी उसके हेनरीज लॉ कांस्टेंट से इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, अगर किसी Yes, sir. कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में आपके पास 3-4 गैसेस के KH दे दें और उनकी सॉल्युबिलिटी में अरेंज करना हो, तो जिसका KH सबसे कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। Yes, sir. इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. जैसे यहाँ पर देखिए हमें कुछ कॉमन गैसेस के KH वैल्यू गिवन है, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके KH वैल्यू। अब देखिए नाइट्रोजन की 2 KH है, लेकिन वो KH अलग अलग टेम्परेचर पे है, एक 293 पे, एक 303 पे है, Yes, sir. क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे KH बदल जाएगा। Yes, sir. ठीक है, ऐसे यहाँ पर कुछ नोबल गैसेस हैं, इनका KH दिया हुआ है। अब Yes, जैसे sir. यहाँ पर देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का KH बहुत कम है, 1.83 into 10⁻⁵। Yes, sir. तो इतना कम KH मतलब फॉर्मेल्डिहाइड बहुत ज्यादा Soluble है. सॉल्युबल होगा इन सारी गैसेस में। Yes, sir. क्लियर हो गई बात? नहीं? हो गई सर. और आप जरा ध्यान से देखिए तो नोबल गैसेस जितनी भी दिख रही है उनका KH बहुत हाई दिख रहा है आपको। Yes, sir. हीलियम 144.97। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये गैसेस वाटर में Least soluble होंगे. क्लियर हो गई बात? Yes, sir. तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट देखकर आप ये बता सकते हो कि कौन सी गैस ज्यादा सॉल्युबल है, किस गैस की सॉल्युबिलिटी कम है। ठीक Yes, है, sir. अब एक थ्योरेटिकल टॉपिक आता है, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कहां पर एप्लीकेबल नहीं है? मतलब हेनरीज लॉ तो सीधी सी बात है हर जगह एप्लीकेबल है मैक्सिमम, लेकिन कहीं कहीं पे इसकी कहीं पर एप्लीकेबल नहीं है। वो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन, द प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई। मतलब हेनरीज लॉ आइडियल गैसेस की कंडीशन में ही एप्लीकेबल है, रियल गैस की कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है। आपने स्टेट्स ऑफ मैटर जो 11th में पढ़ा है उसमें ये दो कंडीशंस, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ये दो कंडीशंस आइडियल गैस की कंडीशंस होती हैं। कोई अगर रियल गैस भी है तो इन दो कंडीशंस में वो आइडियल हो जाता है या आइडियल लाइक बिहेव करता है। तो ओवरऑल ये कहना Yes, है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है या हेनरी का जो लॉ है वो आइडियल गैस के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर कोई रियल गैस है भी तो वो उस कंडीशन में हेनरीज लॉ को फॉलो करेगी जो आइडियल गैस की कंडीशंस हैं, और आइडियल गैस की कंडीशंस हैं लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, दूसरी बात एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेनरीज लॉ ऐसी गैसेस के ऊपर हम अप्लाई नहीं करते हैं जो डिसॉल्व होने या सॉल्वेंट में जाकर डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाती हो। जैसे HCl है, HCl वाटर के अंदर जाते ही H+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, क्लियर? yes, sir. तो HCl के ऊपर या अमोनिया अंदर जाके रिएक्ट कर लेता है वाटर से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। Yes, sir. तो इन गैसेस के ऊपर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। जैसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देते हैं, ठीक है, कुछ गैसेस दे देंगे कि किसके ऊपर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है, या इसमें से कौन सी गैस है जो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, तो जैसे Yes, HCl sir. का अगर एग्जांपल है तो HCl गैस फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ये वाटर में इसका डिसोसिएशन होता है। ऐसे अमोनिया फॉलो Yes, नहीं sir. करेगा। ठीक है, क्योंकि वाटर में ये Yes, कंपाउंड जो भी सॉल्वेंट से रिएक्ट कर ले या सॉल्वेंट में जाके डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए, उन गैसेस के ऊपर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। yes, sir. क्लियर हो गई Yes, sir. बात? समझ में आ गई? Yes, sir. अब हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस क्या है? हेनरीज लॉ का पहला एप्लीकेशन है सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, हमने पढ़ा ना कि CO2 को हाई प्रेशर पे सील करते हैं और जितना टेम्परेचर लो रखोगे उसके उतना ही अमाउंट सॉल्युबल होगा, उतना अच्छा टेस्ट मिलेगा। ये सब हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग है। Yes, sir. एक और हेनरीज लॉ का जो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है वो है, ये मैंने आपको शायद पहले पढ़ाया है कि नहीं, हाँ सर, पढ़ाया है. स्क्यूबा डाइवर्स वाला। Yes, sir. देखिए स्क्यूबा डाइवर्स क्या होते हैं? स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं वो, जैसे आपने देखा हो ना कि उनको क्या होता है, सी लेवल में बहुत अंदर जाना होता है ना, तो Yes, अपने sir. साथ वो भाई ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाएंगे तभी तो इनहेल करेंगे अंदर, Yes, sir. लेकिन वो प्योर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं ले जाते हैं। वो जो सिलेंडर ले जाते हैं उसमें ऑक्सीजन और प्योर एयर भी नहीं लेके जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन और प्लस हीलियम मिक्स करके ले जाते हैं उस ऑक्सीजन में। तो ये क्वेश्चन Yes, आता है sir. कि वो प्योर ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, वो ऑक्सीजन में हीलियम क्यों मिक्स करके ले जा रहे हैं? हीलियम की तो कोई जरूरत नहीं है उसे। ठीक है ना, Yes, sir. तो होता क्या कि जब स्क्यूबा डाइवर्स में क्या होता है कि वो उनको बहुत डीप सी में जाना है,
तो उससे क्या होगा, Yes, sir. उससे उससे प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे ये सी का अपर लेवल है, अब जो एटमॉस्फेयर में वो लेवल है, अब स्क्यूबा डाइवर्स को यहाँ जाना है, ऐसे जाना है, ठीक है, ऐसे Yes, डीप sir. में जाना है। जितना वो डीप में जाएगा ये लिक्विड कॉलम का भी तो प्रेशर उसके ऊपर लगेगा, Yes, sir. ठीक है ना। इस लिक्विड यहाँ पर जैसे जब डाइवर यहाँ पर है एटमॉस्फेरिक लेवल पे है तो केवल उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेकिन जब वो यहाँ Yes, पर sir. है तो उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस लिक्विड कॉलम का भी प्रेशर लग रहा है। Yes, sir. तो जितना वो नीचे जाएगा, जितना डेप्थ में जाएगा, उसके ऊपर नेट प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। Yes, sir. और नेट प्रेशर बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ प्रेशर बढ़ने पे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाएगी, तो यानी Yes, उसके sir. ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व होने की, ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। Yes, sir. हम बिल्कुल नीचे बात करें, जब जितना वो डेप्थ में जाएगा उसके ब्लड में ऑक्सीजन के डिसॉल्व होने की पावर बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर Yes, ब्लड sir. में ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गया तो भी हार्मफुल है वो। क्यों हार्मफुल है कि जब वो स्कूबा डाइवर वापस रिटर्न आएगा सरफेस पे, जैसा भी यहाँ गया, Yes. अब जब वो यहाँ से वापस सरफेस की तरफ आएगा तो प्रेशर रिलीज होगा, Yes, sir. प्रेशर रिलीज होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो जो एक्सेस Yes, sir. ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गई थी अब वो इवॉल्व होनी शुरू होगी। डिसॉल्व होते समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब वो इवॉल्व होना शुरू होगा ब्लड से, जब बबल्स निकलेंगे वो प्रॉब्लम करेगा, Yes, sir. ठीक है ना। तो इसलिए हम ऐसी कंडीशन उसको देते हैं कि ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व ही ना हो। हमने जो उसको सिलेंडर दिया वो प्योर ऑक्सीजन नहीं दिया, उसमें हमने क्या किया, इतना पोर्शन भर दिया मान लो हीलियम का। हीलियम Yes, क्या है, sir. हीलियम ब्लड में इनसॉल्युबल गैस है, तो प्रेशर कम रखो ज्यादा रखो वो वैसे भी डिसॉल्व नहीं होगा, Yes, sir. और इतना हमने दे दिया ऑक्सीजन उसे, ठीक है। अब जब वो इस Yes, sir. सिलेंडर को लेकर गया जिसमें हीलियम भरा हुआ था, तो क्योंकि जो गैस हमने उसको दी वो ब्लड में इनसॉल्युबल गैस थी, तो जब हाई प्रेशर Yes, sir. पे भी वो बहुत ज्यादा डिसॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। वो जो इनहेल Yes, कर रहा है yes. उसमें हीलियम भी इनहेल कर रहा है और ऑक्सीजन भी कर रहा है, हीलियम वाला पार्ट उसके लिए यूजलेस है, ऑक्सीजन खाली डिसॉल्व होगा उसके ब्लड में, ठीक है। Yes, sir. प्योर ऑक्सीजन देते तो ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होती, तो जब वो ऊपर आता तो ज्यादा इवॉल्व भी होती, वो प्रॉब्लम करता। Yes, sir. अभी हमने उसको डाइल्यूट ऑक्सीजन दे रखा है, हीलियम से डाइल्यूट कर दिया सिलेंडर को। डाइल्यूट ऑक्सीजन जब Yes, दे sir. रखा है तो जब ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगी तो इवोल्यूशन भी उतनी ही स्पीड से नहीं होगा और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? Yes, sir. तो ये स्क्यूबा डाइवर्स का एक क्वेश्चन आता भी है, इसमें पढ़िएगा इसे जरूर, 100% पढ़िएगा इसे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि स्क्यूबा डाइवर्स में आप हीलियम क्यों यूज करते हैं अपने सिलेंडर में, ठीक है। जो जनरली वो सिलेंडर लेके जाता है वो इस कंपोजिशन का लेके जाता है, देखिए 11.7% उसमें हीलियम होता है, 56.2% नाइट्रोजन होता है और केवल 32.1% ऑक्सीजन। वो चाहता तो 100% ऑक्सीजन का भी सिलेंडर ले जा सकता था, Yes, sir. तो इनहेल तो ऑक्सीजन करना है ना, लेकिन वो प्योर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं लेके जा रहा है। वो देखिए कितना डाइल्यूट करके ले जा रहा है, नाइट्रोजन हीलियम सब मिक्स करके ले जा रहा है, क्योंकि ये गैसेस वाटर में बहुत ज्यादा डिसॉल्व होंगी नहीं। Yes, sir. अगर मान लो वो 100 ml इनहेल करता है गैस, तो 100 ml में उसके काम की गैस केवल 32.1 ml ही तो मिलेगी उसे। Yes, sir. अगर वो 100% ऑक्सीजन लेता तो 100 ml में 100 ml उसको ऑक्सीजन मिलता, Yes, sir. ठीक है। वो बहुत ज्यादा ब्लड में डिसॉल्व हो जाता, डिसॉल्व होने में प्रॉब्लम नहीं थी, जब वो इवॉल्व होती तो प्रॉब्लम होती, Yes, sir. ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि जो हाई एल्टीट्यूड्स पे जब हम जाएंगे, हिल स्टेशंस पे जाएंगे तो हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है थोड़ी, Yes, sir. है ना, या वैसे भी थोड़ा सा हमें चक्कर आते हैं, ऐसा होता नहीं, वॉमिटिंग लगता है ये सब, Yes, sir. ऐसा ये इसलिए क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स पे जब आप जाते हैं तो वहां पर प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत कम। कम हो जाता। तो लो प्रेशर पे हेनरीज लॉ कहता है कि लो प्रेशर पे गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो यानी वहां Yes, पर sir. अगर ऑक्सीजन आपको एटमॉस्फेयर में मिल भी जाए तो ब्लड में डिसॉल्व वो नहीं होगा आपके ज्यादा, ठीक है, Yes, sir. क्योंकि ब्लड में डिसॉल्व जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो कम हो चुकी है लो प्रेशर की वजह से। तो ब्लड में जब उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जितना आपको नॉर्मल प्लेन एरिया में मिल रहा था, तो ब्लड से सर्कुलेशन ऑक्सीजन आपको रेगुलर ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, अब आपको वहां जाके कम ऑक्सीजन आपके ब्लड में डिसॉल्व हो रही है, तो आपके लंग्स को या जितने भी ऑर्गन्स है उसको ऑक्सीजन बहुत कम मिल रही है, ठीक है। Yes, sir. तो आपको प्रॉब्लम होनी वहां पर स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट भी हो वहां के एटमॉस्फेयर में तो आपके ब्लड में वो डिसॉल्व नहीं हो रही है। Yes, sir. क्यों नहीं डिसॉल्व हो रही है ज्यादा, क्योंकि प्रेशर रिड्यूस हो Pressure चुका वहां पे। तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग लो प्रेशर पे अगर कोई गैस डिसॉल्व होगी
तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, यानी उसका कम अमाउंट ही डिसॉल्व होगा। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं है, इसमें प्रॉब्लम हेनरीज लॉ की है। लेट्स Yes. लो प्रेशर पे लो अमाउंट गैस का या ऑक्सीजन का डिसॉल्व होगा, और जब आपके बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। Yes, sir. तो ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये और स्क्यूबा डाइवर्स ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हेनरीज लॉ की डेफिनेशन, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक में CO2 का केस, इफेक्ट ऑफ Yes, प्रेशर sir. एंड टेम्परेचर, हाई एल्टीट्यूड्स पे ये जो प्रॉब्लम है, ये स्क्यूबा डाइवर्स का क्वेश्चन, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं हेनरीज लॉ के। ठीक है, Yes, sir. और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स पे और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे, इन दोनों की सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर और टेम्परेचर के इफेक्ट्स। Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. अब ये कुछ क्वेश्चंस आपके पास आपके होमवर्क के लिए हैं हेनरीज लॉ पे ही, तो इसको यूट्यूब से देख लीजिएगा, क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो जितना मैंने क्लास में Yes, sir. बताया है और प्लस जितना होमवर्क आपको ये न्यूमेरिकल जो दे रहे हैं, ये सब आपके हेनरीज लॉ पे बेस्ड हैं। Yes, sir. तो इसे नोट कर लीजिएगा, यूट्यूब पे जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें आप देख लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा और नोट करके आप ट्राई करिएगा, आंसर देखिएगा आ रहा नहीं आ रहा है। देखिए ये न्यूमेरिकल चैप्टर है सॉल्यूशन, तो जितना आप न्यूमेरिकल्स पे फोकस कर लेंगे, जितने न्यूमेरिकल्स आपके क्लियर होंगे, बिल्कुल 100% सॉलिड मार्क्स होते हैं न्यूमेरिकल में। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली आपको 5 मिलेंगे, डिटो 5 मिलेंगे अगर आपने सही न्यूमेरिकल किए तो। ठीक है, Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में आगे पढ़ेंगे।